organisms living in any habitat. Huh? We have read last time that there are factors which affect, and we can divide the factors in two categories, biotic and abiotic. Today we will discuss about abiotic factors. What is the ways to deal with the conditions, जो भी एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही हैं या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट आ रहा है, उनसे बचने का या सरवाइव करने का उनमें एनिमल्स या प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मेथड्स या तरीके आए, या उनके बेसिस पे हम उनको कुछ क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है, जो भी हमने बोला कि ऑर्गेनिजम्स इतने हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में कभी टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो गया, या पानी का कमी है, या पीएच की चेंज हो रहा है, तो वो सब चीज़ों को में कैसे बचते हैं. ठीक है, अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि ऑर्गेनिजम्स, हमने कहा था, वो अपना हैबिटेट वहीं बनाते हैं जहाँ उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही होती हैं. तो एक एवरेज रेंज का टेम्परेचर, सॉइल की पॉसिबिलिटी जहाँ पर है वहाँ उन्होंने रहना स्टार्ट करा, और उस एनवायरनमेंट में रहने के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का अपना एक टेम्परेचर सेट हो जाता है, एक अंदर कंडीशनिंग हो जाती है कि इतने टेम्परेचर या ये इनका बॉडी के अंदर का ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच रेंज है, जिसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली हो सकती हैं, जो एंजाइम्स हैं वो अंदर वर्क कर सकते हैं. तो अगर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसे अपने अंदर के जो भी सिस्टम है, जो उसकी ऑप्टिमम रेंज है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, बाहर का अगर टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, अंदर का कैसे मेंटेन करें, बाहर पानी कम या ज़्यादा है, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे लाएं, पूरा नॉर्मल सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस कैसे लानी है. ठीक है, तो स्पीशीज़ ने अपने अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम कंडीशन है कि वो मैक्सिमम उस टेम्परेचर या जो भी कंडीशंस हैं उसमें अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करके अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. और उस समय हम उसको क्या कहते हैं, फिट है ना, जो वो सरवाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो फिट है. तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या बॉडी की कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इन सब को यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस. ठीक है, तो होम्योस्टेसिस सबके अंदर है और एक रेंज होती है उसकी, उस रेंज के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं. ठीक है, अपना बेस्ट उस ऑप्टिमम रेंज में दे सकते हैं. उससे कम या ज़्यादा होगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना. एग्जाम्पल के लिए एनालॉजी, एनालॉजी मतलब एग्जाम्पल जिसमें हम किसी और चीज़ को कंपेयर करें. फॉर एग्ज़ाम्पल कंपैरिजन हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, ह्यूमन से कर रहे हैं, कि कोई पर्सन है जो अपना बेस्ट कोई भी काम करना है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेस्ट करता है, अच्छे से कर सकता है. अब अगर बाहर ठंडा है या गर्म हो गया, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, ठंडा ज़्यादा हो गया, ठंड लग रही है, काम नहीं होगा, गर्मी लग रही है, काम नहीं हो रहा ना. तो उसकी अपनी एबिलिटी अफेक्ट हो रही है ना. अब उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर, आजकल हम क्या करते हैं, एसी, कूलर, हीटर, जैसा मौसम उसके अकॉर्डिंग हम मशीनरी यूज़ करके कंट्रोल करते हैं, ताकि हमको एवरेज नॉर्मल कंडीशंस मिले और हम अपना बेस्ट कर सकें. ठीक है,
अब इसके कंडीशन में अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने मशीन का यूज़ करा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करी आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है। लेकिन बॉडीज़ के अंदर कोई भी ह्यूमन हो चाहे और कोई और ऑर्गेनिज्म है, नेचुरली सबके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कैसे होता है, ऑर्गेनिजम्स इसको कैसे करते हैं, उसी को हम सीखेंगे। इनको करने के अलग अलग तरीके हैं और उसके बेसिस पे हम सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है रेगुलेशन, रेगुलेट करना, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, चाहे वो फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल मेथड से, एक एवरेज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर ली, ठीक है। सभी बर्ड्स, मैमल्स, कुछ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स अपना सिस्टम रेगुलेट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। जैसे ह्यूमंस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, बाहर गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कौन कौन ये कर सकता है, देखो बर्ड्स, मैमल्स, कुछ वर्टिब्रेट्स लोअर एंड इनवर्टिब्रेट्स कुछ, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिजम्स ये नहीं कर सकते, रेगुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं जो मैमल्स हैं वो इतनी ज़्यादा रेंज में सरवाइव क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी ये जो कैपेबिलिटी है रेगुलेशन, ठीक है। एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं चाहे वो बाहर कैसा भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं। तो उनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है कि वो अपना अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है। अब वो ह्यूमंस या जो हैं ज़्यादातर, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मैकेनिकल मीन्स को हम यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरे मैमल्स हैं उनकी बॉडी में कुछ ऐसे उन्होंने अपने मेथड्स अपनाए हुए हैं कि वो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया रेगुलेट करना, ओके। और कैसे करते हैं, पहले ज़माने में जब ये सब चीज़ें मशीनरी नहीं थी तो भी ह्यूमंस थे और दूसरे मैमल्स जो अभी भी हैं, है ना, उनके पास तो हीटर गीज़र ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो समर्स और विंटर्स जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तो कैसे अपने आप को बचाते हैं। समर्स में क्या होता है, जब हम बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया बॉडी से, हमारा 37 रहना चाहिए, बाहर कहते हैं 40 डिग्री से हो गया जी टेम्परेचर, 42 हो गया, 50 डिग्री हो गया, तो क्या हो रहा है, हमारे को पसीने आते हैं, है ना, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है, जब वो पसीने आए अब वो हवा से इवेपोरेट होंगे तो वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ठंडा, यानी कि हमारी बॉडी को ठंडा रखने का, कूल करने का काम कर रहे हैं, बाहर के टेम्परेचर से हमको बचा रहे हैं ताकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहे। ये नहीं कि बाहर का 40 है तो हमारी बॉडी का भी 40 हो गया, नो, ठीक है। तो यही मेथड इंसानों में भी होता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, मैमल्स में, ठीक है। दूसरी कंडीशन है विंटर। विंटर में क्या है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया, अब बाहर 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया और हमारी बॉडी भी 10 डिग्री पे हो जाए तो फ्रीज़ हो गए, हम तो जम गए ना, फिर तो कुछ काम नहीं होने वाला। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जब एकदम ठंड लगती है तो हमारी बॉडी अपना आप शिवर करती है, कांपती है ना। तो बॉडी के एकदम कांपने में वाइब्रेशन होती है जिससे कि बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। उस कांपना एक तरीके की एक्सरसाइज है। ठंड में आपको एक्सरसाइज करने को बोलो, हैंड्स रब करो, फेस रबिंग करो, हीट प्रोड्यूस हो रही है।
जिससे कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यानी नॉर्मल जो बाहर है उतना ना हो जाए, उससे बचने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, तो एनिमल्स, मैमल्स ये कर सकते हैं, मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है, और बहुत कम कुछ इनवर्टिब्रेट्स ये करते हैं, बाकी कोई और ऑर्गेनिजम्स ये सब नहीं करते, और प्लांट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो तो जिस मौसम में है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो रहा है तो वो प्लांट भी बेचारे ठंडे होते जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर का टेम्परेचर मेंटेनेंस का उनके पास रेगुलेशन की पावर नहीं है। चलिए, तो अब दूसरी कैटेगरी आ गई, दूसरा तरीका आ गया कन्फर्मर्स। हम बोलते हैं कन्फर्म करना, और जो करते हैं उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। वो क्या, और ये मैक्सिमम 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं कि वो अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। उनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, यानी बाहर ठंडा हो गया तो उनका भी ठंडा हो गया, बाहर गर्म है तो उनको भी गर्म होगा। ठीक है, गर्मी की वजह से वो ड्राई हो जाते हैं, प्लांट्स मुरझा जाते हैं ना गर्मियों में, समर्स में देखा होगा, क्योंकि बाहर की गर्मी से वो सारा उनका पानी ख़त्म होना शुरू होता है, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले हैं, वो पानी की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उनकी बॉडी के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ती है, जिसकी वजह से वो मर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अंदर एंजाइम्स हैं उनकी अपनी एक रेंज है ऑप्टिमम, उसी में वो काम करेंगे, उससे चेंज होगा तो काम नहीं करेंगे, यानी अंदर का जो फंक्शनिंग है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, वो रुक जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है, वाई दिस कन्फर्मर्स हैव नॉट इवॉल्व्ड टू बिकम रेगुलेटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कि अगर रेगुलेट करने से, रेगुलेटर बनने से, अपना अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करो और किसी भी तरीके से मेंटेन करें तो हम सरवाइव कर सकते हैं, ऐसा सभी ने क्यों नहीं करा। 99% ऑर्गेनिजम्स कन्फर्मर्स हैं, वो अपना नहीं मेंटेन कर सकते, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी लगती है, और हर किसी के पास उतनी एनर्जी प्रोडक्शन का नहीं है। ठीक है, तो अभी उसको हम यहाँ पे समझते हैं कि थर्मो रेगुलेशन, अब इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना एक्सपेंसिव है, एनर्जी लगती है। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल एनिमल्स, जितने छोटे एनिमल होगा, साइज़ छोटा होगा, उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, यानी गर्मियों में उसे ठंडा रखना और सर्दियों में गर्म करना। जैसे आप पानी में कोई फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने के लिए रखें तो कम पानी रखेंगे तो जल्दी जम जाएगा, और ऐसी कोई आइस क्यूब आपने बाहर निकाली, छोटा सा आइस का टुकड़ा है, जल्दी से पिघल जाएगा, बड़ा होगा तो टाइम लगेगा, है ना। तो हीट गेन या हीट लॉस जितना छोटा साइज़ होगा ऑर्गेनिज्म का उतना जल्दी होता है, तो उसको उसको अगर मेंटेन करके रखना है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उतना एनर्जी वो अपने आप को खाने में एनर्जी रखे, अपने आप को ग्रो करने के लिए एनर्जी यूज़ करे, या टेम्परेचर मेंटेन करने में ही एनर्जी खर्च कर दे, उसके पास उतनी एनर्जी होती नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ऐसा क्यों है कि उनका जो सरफेस एरिया है, साइज़ छोटा होने की वजह से टोटल वॉल्यूम से अगर हम सरफेस एरिया कंपेयर करें तो उनका सरफेस एरिया कंपेरेटिवली ज़्यादा आता है, जिससे कि हीट लॉस जल्दी होता है उनका। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन है, वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। इस क्वेश्चन का भी यही आंसर है। ठीक है, पोलर रीजन्स में बहुत छोटे साइज़ के जो भी एनिमल्स होते हैं वो नहीं मिलते। पोलर बियर बड़ा है, पेंगुइन बड़ा है, ठीक है, कोई छोटी बर्ड्स नहीं हमें मिलेंगी। रीज़न कि वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, अपने टेम्परेचर मेंटेन का नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट
कि जब इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस आते हैं, तो जो कन्फर्मर्स थे वो रेगुलेटर्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए? यही रीज़न है कि उन्होंने देखा कि अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट अपना मेंटेन करते हैं तो उसमें कितना खर्चा लग रहा है, यानी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, हम इतनी प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए 99% ऑर्गेनिजम्स में रेगुलेशन की पावर नहीं आई, उन्होंने अपना थर्मो रेगुलेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं ले पाए। ठीक है, बहुत थोड़े से ही हमने देखा है, हम कह रहे हैं 99% नहीं कर सकते, यानी कि टोटल ऑर्गेनिजम्स में से सिर्फ 1% है जो कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। ठीक है, वो क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं जो चेंज हो रहा है होने दो। अब छोटा मोटा चेंज कुछ टाइम बीइंग के लिए है, जितना वो झेल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा में हो गया तो क्या करते हैं, या कैसे कोई और तरीका अपनाया अपना आप को बचाने के लिए। ठीक है, एक लिमिट तक तो झेल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है तो नहीं झेल सकते। एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है, के लिए उन्होंने और कौन कौन से मेथड्स ऑर्गेनिजम्स ने डेवलप करे या यूज़ करते हैं। थर्ड मेथड है माइग्रेट करना। ठीक है, माइग्रेशन जो कुछ टाइम के लिए कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तो वो क्या करेंगे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ कंडीशंस फेवरेबल हैं। ओके, सो ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली, ये ज़रूर लिखना है वर्ड टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं चले जाते, टेम्परेरीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, जो उनका अपना हैबिटेट है वहाँ पे कंडीशन ख़राब हो गई हैं, स्ट्रेसफुल हो गई हैं, वहाँ से हॉस्पिटेबल एरिया में जहाँ उनको कंडीशन ठीक है। टेम्परेरीली गए, और कब तक, जब तक स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर नहीं होता, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी और जब तक स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो गया तब तक कहाँ से कहाँ गए वो भी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स विंटर्स में जहाँ वो अपने हैबिटेट में रहते हैं, वो रहते हैं ठंडी जगहों में, लेकिन अगर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनकी रेंज से जितना वो झेल सकें उससे ज़्यादा चेंज होना होता है, तो वो माइग्रेट करते हैं, दूसरी कंफर्टेबल जगह पर जाते हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर याद रखना बेटा। इंडिया में राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना, क्योलाडो नेशनल पार्क, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं फ्रॉम साइबेरिया। आपने देखा होगा छोटी छोटी वाइट कलर की साइबेरियन क्रेन्स बोलते हैं उन्हें, है ना। वो पूरा साल नहीं दिखती हैं हमें, वो 1-2 महीना बीच में कहीं दिखती हैं, 10 दिन के लिए नज़र आएंगी पानी के आसपास, उसके बाद वो उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले वो यहाँ पर आती हैं, फिर जब मौसम, उनको पता है कि उनका अपना सब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है कि हाँ वहाँ टेम्परेचर वहाँ ठीक हो गया, तो वो रिटर्न कर जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है सस्पेंशन। सस्पेंड करना, अपनी ग्रोथ को, अपनी लाइफ साइकिल को सस्पेंड करना, यानी होल्ड पे रखना। वो जिस कंडीशन में है, जिस स्टेज पे हैं, उसी स्टेज में अपने आप को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं एक तरीके से। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो फिर से अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया में भी स्पोर्स बनते हैं, फंजाई में भी, पता है ना, स्पोर्स ऑलरेडी आपने सुना हुआ है, और कुछ प्लांट्स हैं वो भी स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, सीड्स, सीड भी सीड कवर में होता है ना, पोलन ग्रेन्स आपने सुना, उसके ऊपर एग्जाइन होती है, तो वो 1 साल 2 साल कुछ भी टाइम पीरियड तक सरवाइव कर सकते हैं, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वो तब तक उस स्पोर में हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, बस अपना मिनिमम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं कि खुद को सर्व जिंदा रखें, और एक तरीके से क्या हो गए, वो डॉर्मेंसी की स्टेट में है, डॉर्मेंट हो गए, यानी बिल्कुल इनएक्टिव है। ओके, एनिमल्स के अंदर
एस टाइम स्केप करने के लिए यानी अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए दो तरीके हैं। समर्स में बोलते हैं ए एस्टिवेशन और विंटर्स से बचने के लिए बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, नॉर्मली हम इसे विंटर स्लीप भी बोलते हैं। विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। विंटर्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो क्या कर रहे हैं, बाहर नहीं घूम रहे, कहीं अंदर छुप के बैठे हुए हैं 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, जो भी जितना तक वो अनफेवरेबल कंडीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना भी होगा बेयर्स का, है ना। और समर्स में समर स्लीप बोलते हैं इसको, ए एस्टिवेशन। वो स्नेल्स और फिशेस क्या करते हैं, समर स्लीप, कि गर्मी ज़्यादा है, पानी हो रहा है, उड़ रहा है, या कम है पानी, तो एक इनएक्टिव जगह होके कहीं पर पानी जहाँ है वहाँ थोड़ी जगह में रहते हैं। ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, गर्मी होगी। गर्मी से बचने के लिए तो सूख ना जाएं। ठीक है, तो समर स्लीप इज़ ए एस्टिवेशन, विंटर स्लीप इज़ हाइबरनेशन। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस से बचने के लिए कुछ जू प्लैंक्टन्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स के अंदर जो जू प्लैंक्टन्स हैं वो भी अपने डेवलपमेंट को होल्ड कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, और उनकी इस तरीके को, इस सस्पेंडेड डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको क्या कहते हैं, डायपॉज। पॉज मतलब पता है ना, रोको, जहाँ पर भी जो भी चल रहा है पॉज कर दो। आप कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में पॉज का बटन दबा दिया, पॉज हो गया, है ना। तो ऐसे ही जू प्लैंक्टन्स ओके क्या करते हैं, डायपोज में चले जाते हैं। व्हाट इज़ डायपोज, इट इज़ अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ओके, जू प्लैंक्टन्स डायपोज, क्यों, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो। ठीक है, तो 3 हो गए आपके, हाइबरनेशन, ए एस्टिवेशन एंड डायपोज। माइग्रेट नहीं करते अगर तो क्या कर रहे हैं, ये मेथड्स वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं एबायोटिक कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हैं तो उनसे खुद को कैसे बचाना है। ओके, चलिए एक बार खुद से रीड करिए, क्लियर हो जाएगा।